नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। जोशीमठ संकट में है, जोशीमठ को बचाना भी है और अगर जोशीमठ को बचाना है तो उसके लिए कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन हालात में जोशीमठ आज पहुंचा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम सब जिम्मेदार हैं? सोती हुई सुस्त सरकारें जिम्मेदार हैं? मानकों के विपरीत जाकर के बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण वहां पर करना, बिल्डिंगों का निर्माण, होटलों का निर्माण, जबकि यह जानते हुए कि यहां पर जो हालात हैं वो इस तरह के निर्माण की इजाजत नहीं देते हैं। यह स्थिति केवल 1 या 2 दिन में पैदा नहीं होती है, यह जो प्रक्रिया है वो सालों से चली आती है। और अगर आज हम सब जोशीमठ को इन हालात में देख रहे हैं, जोशीमठ की इस पीड़ा को पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, तो इससे सबक लेना भी बेहद जरूरी है। सरकार अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, पीएमओ एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह एक्टिवनेस पहले क्यों नहीं दिखाई दी? जब मॉनसून सीजन में एक जगह पर, एक इलाके में भूधसाव हुआ था तो उसे एक सामान्य भूधसाव क्यों माना गया, जबकि जोशीमठ को बचाने के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई जाती है। 50-60 साल पहले से कमेटियां बनाकर यहां पर सर्वे लगातार कराए जा रहे हैं, उसके बावजूद एक भूधसाव की घटना को इतना मामूली क्यों प्रशासन समझता है? यह यहां पर बड़ा सवाल है। और यह मैं तब की बात कर रहा हूं जब अक्टूबर-नवंबर के महीने में मॉनसून सीजन के दौरान भूधसाव की खबरें जोशीमठ से सामने आई थी। अब सर्वे करने के लिए टीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या देर नहीं हो गई है? यह सवाल भी बेहद अहम है। और क्या अभी भी जोशीमठ को बचाने के लिए जो कड़े कदम हैं वो केवल कागजों पर ही नजर आएंगे? क्योंकि अभी भी वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जरूर हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले वहां पर स्थिति क्या है ग्राफिक्स के जरिए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो भूधसाव की जद में जोशीमठ आता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। एक तरफ मशाल जुलूस, अब तक 584 मकान और होटलों में दरारें आ चुकी हैं। स्थिति कितनी भयावह है अंदाजा आप लगा सकते हैं। मनोहर बाग, टीसीबी बाजार, नरसिंह मंदिर, डोंडिल, रविग्राम और सुनील गांव में भूधसाव की जानकारी मिल रही है। और यहां लोगों के सामने परिवार का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। घरों को बांस के खंबे के सहारे संभालने की कोशिश करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जिस मकान को बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने बनाया था उसे बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नवंबर 2021 में जोशीमठ के गांधीनगर में अचानक मकानों में दरार पड़ने लगी थी। गांधीनगर छावनी बाजार में करीब 30 मकानों में दरारें पड़ी हैं। मॉनसून के दौरान, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, एक इलाके में भूधसाव की घटना सामने आती है। सामान्य भूधसाव मानकर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन की वजह से लोग इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हैं। अब नगर पालिका की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आप देख लीजिए। किस जगह पर कितने घर दरारों की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर वार्ड की अगर बात करें तो 133 मकान ऐसे हैं जहां घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। बात मारवाड़ी की करें तो यहां पर 28 मकान ऐसे हैं और अब तो नीचे से यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा है। नरसिंह मंदिर के पास 24 मकानों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सिंघार की बात करूं तो 50 ऐसे मकान हैं जहां पर दरारें पड़ गई हैं। मनोहर बाग 68 मकान ऐसे हैं जहां पर दरारें पड़ गई हैं। और ये नगर पालिका की रिपोर्ट है। सुनील गांव की अगर बात करें तो वहां पर 27 ऐसे मकान हैं। परसारी में 50 ऐसे मकान हैं। और अब ये लोग क्या करेंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। रविग्राम में ऐसे ही 153 मकान हैं। अपर बाजार वार्ड में 26 मकान हैं। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3000 लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। 3000 परिवार देखते ही देखते सड़क पर आ जाएंगे। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सरकार विस्थापन कब तक करेगी, यह भी बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से विस्थापन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कभी किसी वजह से, कभी किसी परियोजना की वजह से लोगों को विस्थापित किया जाता है, कभी कोई दूसरे कारण निकलकर सामने आते हैं। और जब जोशीमठ एक ऐसा शहर जो सिस्मिक
जोन 5 में आता है तो कितना संवेदनशील ये है, ये भी आपको यहां पर समझना होगा। और इसको लेकर के जब मैं एक्सपर्ट्स का रुख करूंगा तो वो इसके बारे में विस्तार से बताते हुए भी नजर आएंगे। अब जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल अलकनंदा नदी यहां पर बहती है, उसके अलावा छोटी बड़ी नदियां भी हैं। अलकनंदा नदी के कारण जो है वो कटाव की जानकारी मिल रही है। निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से भू धसाव यहां पर हो रहा है। मकानों का कंस्ट्रक्शन सही ढंग से ना होना, यह भी एक बड़ी वजह है। प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोशीमठ माना जाता है। एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना को भी लोग वजह मान रहे हैं, जिसके लिए यहां पर सुरंग बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि यहां पर पानी की निकासी के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए गए हैं। और जब पानी जमीन के नीचे एक जगह पर इकट्ठा होता रहेगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तो फिर इस तरह की दिक्कतें सामने आनी लाजमी है। और ऐसे में लोगों के घरों पर संकट मंडरा रहा है। वैज्ञानिक क्या सुझाव दे रहे हैं? बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। लेकिन जो निचली ढलानों पर लोग रह रहे हैं उन्हें भी विस्थापित करना पड़ेगा। निर्माण कार्य जो भी चल रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगनी बेहद जरूरी है। निर्माण कार्यों को यहां पर रोकना होगा, ये वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं। संसाधन विकसित करना और विकास के काम जोखिमपूर्ण जोशीमठ में हो सकते हैं। यानी कि पहाड़ को विकास तो चाहिए, लेकिन विकास भी पहाड़ को अपनी शर्तों पर चाहिए। और अगर आप उन शर्तों की अनदेखी करेंगे तो पहाड़ सिसकेगा। पहाड़ की सिसकियां शहर से शहर होते हुए पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। कुछ और बातों का भी रुख कर लेते हैं। अब केवल जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, कई गांवों का जोशीमठ जैसा हाल है। करीब 32 गांवों की ऐसी स्थिति है। सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें तो 32 गांव के 148 परिवार हैं, उनकी विस्थापन की जो फाइल है वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है। 32 गांव के 148 परिवार ऐसे हैं। विस्थापन की प्रक्रिया साल 2012 से अब तक 45 से ज्यादा गांव के लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। साल 2012 के बाद की मैं ये जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहा हूं। करीब 1400 परिवार ऐसे हैं जिनको साल 2012 के बाद यानी कि पिछले 10 सालों में विस्थापित किया गया है। तो विस्थापन की पीड़ा वो इंसान सही मायनों में समझ सकता है जिसे इन आपदाओं की वजह से, इन परियोजनाओं की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना गांव छोड़ना पड़ता है, अपने खेत छोड़ने पड़ते हैं, अपने खलिहानों को छोड़ना पड़ता है। तो अब जो हालात जोशीमठ में पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद गंभीर संकट की ओर इशारा भी कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब जोशीमठ इस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बारूद पर खड़ा शहर बना हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, आज से करीब 50 साल पहले की बात है, साल 1976 की बात है। एमसी मिश्रा उस वक्त गढ़वाल के कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में आईटीबीपी के लोग थे, सड़क सुरक्षा संगठन के लोग थे। और उन्होंने उस वक्त अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि जोशीमठ और जोशीमठ के आसपास इस तरह से जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि जोशीमठ की आपको सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर यह शहर बसता है और यह शहर भूस्खलन के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसके ढेर पर बसा हुआ है। अब ऐसे में निर्माण कार्य क्यों जोखिमकारी यहां पर हो जाते हैं, क्यों सिस्मिक जोन 5 में यह आता है, यह भी इसके पीछे की बड़ी वजह है। तो संवेदनशीलता को समझना यहां पर सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है। लेकिन क्या अभी भी जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार की ओर से बड़े कदम क्या क्या उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर के भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोफिजिसिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी कुलदीप राणा भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपका मैं रुख करूंगा। कुलदीप, जिस तरह से आज जोशीमठ के हालात नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थिति भयावह नजर आ रही है। लोग जिन घरों में दरारें पड़ी हुई हैं उन घरों को छोड़कर या तो पड़ोस में शरण ले रहे हैं जहां पर स्थिति ठीक है, या फिर सड़क पर गुजारा करने को मजबूर हैं। बिल्कुल, तो हम जिस तरीके से जोशीमठ की स्थिति वर्तमान में बनी है वो कहीं भी अब रहने योग्य नहीं है। खासतौर पर किसी
जब से ये केवल आजकल के, क्योंकि आजकल तो भयावह हो गई है, लेकिन इस बात का संकेत न केवल स्थानीय लोगों ने, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भू वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है, उन्होंने इसकी सूचना सरकार को वर्षों पहले दे दी थी कि भविष्य में अगर यहाँ पर किसी भी तरह के जो निर्माण कार्य चलते हैं वो रोड के लिए खतरे के संकेत है। लेकिन उस वक्त ये प्रशासन हो, चाहे सरकारें हो, उन्होंने इस बात की अनदेखी की और लगातार यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की भरमार रही है। लगातार जोशीमठ से शहर के नीचे कुछ जो विष्णुघाट परियोजना है उसकी एक बड़ी सुरंग उसके नीचे से जा रही है, जबकि उसके निचले भाग में ऑलवेदर परियोजना का कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। तो इस वजह से ये पूरा क्योंकि एक नवीन हिमालय ये है, जहाँ पहले ही ये डोमिसाइल है, ये संवेदनशीलता की दृष्टि से दवाई पर रखा गया है। इसके बावजूद भी लगातार इस पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्य चलते रहे। भारी भरकम यहाँ सुरंग है और उन सुरंगों के निर्माण में विस्फोटकों का प्रयोग होता रहा और यही कारण है कि लगातार ये पूरा शहर जो है जर्जर होता गया और अब इस कदर हादसे से इस तरह से जर्जर एक पूर्ण शहर हो गया है कि आज यहाँ पर घर भरा कर मकाने रह रही है। ये चाहे सड़क हो, गौशाला हो, खेत हो, खलिहान हो, इन सब पर अब जो यहाँ के अवसंरचना संकट आ गया है और ये पूरा शहर अब रहने योग्य नहीं है। करीबन अभी वर्तमान में 561 परिवार पूरी तरह से उनके मकान जर्जर हो चुके हैं, मोटी मोटी दरारें उन पर पड़ गई है, तो वो किसी भी तरह से रहने योग्य नहीं है। जबकि अन्य इलाकों में भी यही स्थिति अब क्रमशः होती जा रही है। हर रोज मकानों में मोटी मोटी जो दरारों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो वहाँ के निवासी हैं न केवल उनके वर्तमान से बल्कि उनके सामने भविष्य की एक बड़ी चिंता उनको सता रही है। और अगर प्रशासन और सरकारों की बात करें तो सरकारें और स्थानीय प्रशासन केवल किसी भर करने से जो ये इंतजार कर रहा है कि कब यहाँ पे लोगों की जान से बचाए और कब लोगों को सब बाद में मुआवजा राशि उसकी दी जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो सरकार ने पूरे विषय पे चुप्पी साधी हुई है। डॉक्टर सुशील कुमार, मैं आपका रुख करूं इससे पहले मैं अपनी पीसीआर टीम से चाहूंगा कि जो ट्रीटेड विजुअल्स हैं उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए। डॉक्टर सुशील कुमार, जिस तरह से कुलदीप ने भी वहां की स्थिति के बारे में बताया है कि किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। आप जियोफिजिसिस्ट भी हैं और जमीन में किस तरह से जो है वो हरकत करती है जब इस तरह से अवैध तरीके से मानकों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सुस्त सरकार का रवैया, सोता हुआ प्रशासन, लोगों का ध्यान ना देना, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का चलना, अवैध तरीके से मकानों का निर्माण, क्या सबसे बड़ी वजह है जो जोशीमठ आज बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, ये देखिए, इसे इस तरह से मानना पड़ेगा आपको। जो जोशीमठ है वहां से एक मेजर टेक्टोनिक यूनिट पास होता है जिसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। अच्छा। और ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग है, पूरा हिमालय जैसे स्प्रेड हो रहा है, ऐसे ही पूरा नीचे 20 किलोमीटर तक है। और ये सरफेस पर जो ये टनल बन रही है इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक, जोशीमठ का। लेकिन जहां से थ्रस्ट पास होता है तो आप मान सकते हैं कि और इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो वो लगभग 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति करता है आगे की तरफ। और चूंकि जोशीमठ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट पास हो रहा है तो वहां पर जो भी इवन मैं 25 साल पहले की बात करता हूँ, मैंने खुद विजिट किया था जोशीमठ के जस्ट साउथ में। ठीक, एक गांव, 2 गांव 3 गांव पूरी तरह से धंस गए थे। हम लोगों ने उसे विजिट किया था। तो इसमें प्रशासन इतना ही कर सकता है केवल कि क्योंकि जोन 5 में आता है वो, तो वहां पर जो भी घर बनाए जाएं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने चाहिए। और जो थ्रस्ट जहां से उसकी लाइन पास होती है सरफेस से, उसे हमें उसके 10 किलोमीटर इधर उधर अवॉइड करना चाहिए कोई भी कंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट को बस इतना करना है कि उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराना है। क्योंकि आप यदि डैम की बात करते हैं तो जितने भी डैम बनते हैं
उसमें उस जोन का जो जोन 5 है उसी तरह से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन किया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था, जो एनटीपीसी की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट योजना चल रही है उसके लिए जो सुरंग का निर्माण वहां पर किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो जो सुरंग है उसका सबसरफेस स्टडी वाडिया इंस्टीट्यूट ने किया था और उसका चेयरमैन, उसका इंचार्ज वही था। अच्छा। और उसमें हमने 30 मीटर तक नीचे पूरा 3D मैप किया था उसे, जब सुरंग बनी थी वो। और वहां से बेसिकली ये देखते हैं कि सुरंग जहां से पास होती है वहां कोई लूज मटेरियल ना हो। तो मैं ये मानता हूँ कि उस सुरंग से इसका कोई लेना देना नहीं। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो पास हो रही है बेसिकली उसमें मूवमेंट हो रहा है और वो 25 सालों से कंटिन्यूअस है। ठीक। उस समय भी 3 गांव धस गए थे, फिर लोगों ने विजिट किया, गांव-गांव गए लोग, उसे वॉच किया, सबके गांव में दरार आ गई थी। तो उसी समय उस कार्य काफी लोग फ्लैग कर रहे थे। तो संज्ञान और मैसेज ये था उस समय भी कि वहाँ उस जो भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है उसके 10 या 15 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ में कोई घर ना बनाया जाए, और जो घर बने वहां पर जोन 5 में है तो जोन 5 को ध्यान में रहकर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाए उसे, जैसे टीरी डैम के आसपास हो रहा है। ठीक। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट बेसिकली इधर जोशीमठ ये भटवारी से पास हो रही है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जो वहां पर टनल बनाई जा रही है वो इसके लिए जो है जिम्मेदार नहीं है, तो फिर वजह क्या है, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है? प्रशासन भी पूरा ध्यान दे रहा है। ठीक है, वो बात मैं समझ गया कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं वो भयावह जरूर नजर आ रही हैं। अगर टनल की वजह से नहीं है तो दूसरी कुछ वजहें होंगी, उन वजहों को मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज में पूरा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है वो वहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जोन 5 में है वो प्लेस। जोन 5 का मतलब ये होता है कि वहाँ पर पास्ट में भी अर्थक्वेक हिस्ट्री रही वहाँ पर, और वहाँ जो टेक्टोनिक यूनिट पास होते हैं, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट तो मेन है, और भी छोटी और थोड़ी और दूसरी थ्रस्ट भी पास होती है। तो उसमें बेसिकली उसी वजह से ये जोन 5 में है। हम जो जूनिंग करते हैं किसी भी चीज की तो पास हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक और वहाँ टेक्टोनिक सिनेरियो क्या है उसके बेस पर करते हैं। तो सर, पहले से ही इंडिकेशन है। ठीक है सर, भाई ये और वो थ्रस्ट इस समय एक्टिव हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। आपकी बात मैं ये समझ रहा हूं कि आगे क्या करना होगा, अगर निर्माण कार्य करने होंगे तो वो किस तरह से करने होंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जो स्थिति आज पैदा हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में पैदा हो गई होगी। ये जो प्रोसेस है वो लंबी होगी। 25 साल पहले मैंने विजिट किया था। तो क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है? गाँव धस रहे थे वहाँ पर, और हम लोग वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्हें ही वॉच करने गए थे कि उसके रीजन क्या है उसके वहाँ पर। और वो चूंकि मूवमेंट हो रहा है उस ट्रस्ट में, और वहाँ पर जो हमारा बेसिकली जियोमॉर्फिक फीचर है वहाँ पर वो इस तरह से है कि वो गाँव बेसिकली उस नीचे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ दरारें पड़ रही हैं जो ऊपर स्नो कवर्ड है। जब दरारें होती है तो जो भी पानी नीचे की तरफ फ्लो होता है तो वो उसे इजी पास मिल जाता है, वो दरारों से बाहर आता है। उसी तरह से वाटर वहाँ पर जगह जगह बाहर आ रहा है लोगों को। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी गांव उसके आसपास हैं या घर के आसपास हैं, उन्हें थ्रस्ट के आसपास उन्हें वहां से हटाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन हो, उस मूवमेंट को सह सके। जैसे देहरादून के नॉर्थ में मेन बाउंड्री थ्रस्ट पास होती है। ठीक, आपने देखा होगा कि बिल्कुल बड़े बड़ी दीवारें बनाते हैं लोग आसपास वहाँ, ताकि उन्हें पता ही नहीं कि ये मूवमेंट थ्रस्ट में मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता है। एक नेचुरल फिनोमिना है। बस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसे, और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हुआ है या जो वहाँ पर है, यदि वो जो उसके थ्रस्ट के पास में है तो उसे हटाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और इसमें रोतेला जी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट अपने आप में सक्रिय है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सक्रिय नहीं है उसमें, तो गवर्नमेंट के ध्यान में है। लेकिन वहाँ उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा कि जो हाउसेज बने वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज हो, पूरे स्ट्रक्चरली डिजाइन हो और उस मूवमेंट को सह सके ताकि हो। ठीक है, कुलदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुलदीप, जिस तरह से डॉक्टर सुशील कुमार बता रहे हैं कि टनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछना चाह रहा हूं कि लोगों को वहां से विस्थापित तो अब करना पड़ेगा क्योंकि घरों में दरारें आ गई हैं, घर गिरने की स्थिति में है, लेकिन विस्थापन की जो प्रक्रिया है उत्तराखंड में उससे भी आप और मैं भलीभांति वाकिफ हैं। हमने देखा है कि किस तरह से अभी भी कई विस्थापनों की प्रक्रिया की जो फाइलें हैं वो दफ्तरों में जो है वो लटकी हुई हैं। तो ऐसे में इतनी जल्दी तो विस्थापन करना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, और वहां पर जो स्थिति है वहां पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे सरकार को।
कुलदीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। कुलदीप, विस्थापन को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। कहीं ना कहीं विस्थापन को लेकर कई फाइलें अभी भी लटकी हुई हैं और जल्द से जल्द वहां पर कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है, तो क्या? हाँ, लोगों को शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वो दरारें तो बढ़ती जाएगी। जैसे यदि घर में दरार है तो उसे फिलअप कर कर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि वहाँ मूवमेंट है थ्रस्ट में अभी तो वो दरारें बढ़ सकती है और वो डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल, वहां पर डेंजरस हो सकता है। लेकिन कुलदीप, जिस तरह से मैं आपसे एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया विस्थापन की लंबा वक्त लग सकता है उसमें, ऐसे में कहीं ना कहीं राहत बचाव के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत वहां पर। देखिए अभी क्योंकि अगर विस्थापन की बात करें तो जो उत्तराखंड की पहाड़ी जनपदें खासतौर से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले हैं उनमें अभी सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो विस्थापन की सूची में भले सरकार ने शामिल किए हैं, लेकिन उनका विस्थापन आज तक हो नहीं पाया। वर्षों से वो लंबित पड़े, केवल सरकारी वो लिस्ट की फाइल मोटी कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्तमान जोशीमठ के जो हालात है तो यहाँ पे तत्काल ही आवश्यकता है, क्योंकि ठंड का समय है और जोशीमठ वैसे भी हिमालय के सबसे नजदीक वाला शहर है, वहाँ पर और भी ज्यादा हाथ तपाने वाली ठंड है। इस ठंड में क्योंकि वहाँ के घर रहने योग्य नहीं, तो सबसे पहले प्रशासन को उन लोगों की रहने की व्यवस्था वहाँ पे तत्काल तौर पे करनी चाहिए। और खासतौर से क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, करीबन 3000 की आबादी वहाँ पे है, तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सबसे पहले उनका त्वरित गति से और सही रूप से विस्थापन किया जाए, क्योंकि हर रोज वहाँ पे मकानों में मोटी मोटी दरारें आ रही है। जो वहाँ पे बहुमंजिला होटल है वो होटल आपस में टकरा गए हैं और उसके आसपास के जितने, अगर वो होटल अगर ध्वस्त होते हैं तो आसपास के जितने भी आबादी वाले क्षेत्र है, मकाने हैं, उनके लिए भी वो खतरा पैदा बन गए हैं। तो इसलिए आज तक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने प्रशासन की सबसे पहले जिम्मेदारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है वो प्राथमिकता भी होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि अभी भी जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लोग दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हैं, सड़क पर अलाव जलाकर रहने को मजबूर हैं। क्या विस्थापन को लेकर के कोई कदम सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अभी तक उठाए गए हैं? बिल्कुल सोहन, जिस तरीके से प्रशासन और खासतौर से सरकार का रवैया इन आपदा प्रभावितों के प्रति है वो काफी संवेदनहीन है, क्योंकि इतने दिन से लगातार मीडिया में ये खबर सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केवल स्थानीय प्रशासन जो वहाँ पे कुछ दूरी पे जो सरकारी आवास है उनमें वहाँ के प्रभावित लोगों को भले शिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो पुख्ता रूप में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अभी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और स्थिति ये है कि कुछ बहुत सारे परिवार, हम कल भी देख रहे थे, कल रात की तस्वीरें हमारे पास आ रही थी कि लोग अलाव के सहारे रात भर सड़कों में रात काटने के लिए विवश थे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सड़कों में रात काट रहे हैं। तो इस भीषण ठंड में अगर इस तरह की कंडीशन सरकारों की घोर नाकारेपन दर्शा रही है और स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे भी एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि जब ऐसी विपदा की घड़ी आती है तो कहाँ उनके जनप्रतिनिधि गए हैं, जिन लोगों को उन्होंने वोट देकर चुना है, वो लोग कहाँ गए हैं, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफी डरावनी स्थिति है और प्रशासन और सरकार को तत्काल तौर से सबसे पहले वहाँ के जो आपदा की चपेट में जो लोग आ रहे हैं उनका विस्थापन तत्काल तौर पे करना चाहिए। पीएमओ भी अब एक्टिव हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी वहां पर जरूरी कदम है वो जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। डॉक्टर सुशील हमारे साथ में लगातार बने हुए। सुशील कुमार जी, जिस तरह से आपने बताया भी, आपने साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश भी की कि क्यों वहां पर टनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सर पहाड़ में जब विकास की बात होती है तो विकास को लेकर के कुछ शर्तें भी होती हैं और वो मानकों के अनुरूप अगर नहीं होती हैं तो इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। पहाड़ के दरकने की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, घरों की क्या स्थिति वहां पर हो रखी है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो क्या सरकार को अगर पहाड़ में विकास के काम करने हैं तो क्या उसके लिए मानकों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं? क्योंकि अगर आप मानकों के विपरीत कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं भयावह जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी और पहाड़ से इसी तरह की तस्वीरें लगातार जो लोग हैं उन्हें देखने को मिलती रहेंगी। हाँ जी बिल्कुल, आप ये मानिए यदि सपोज 7+ का कोई अर्थक्वेक देहरादून में भी आता है तो क्या हमने घर मानकों के अनुसार बना रखे हैं? नहीं बना रखे हैं। तो हमें ये चाहिए बेसिकली ऐसे सेंसिटिव प्लेस पर तो कि मानकों का जो भी बिल्डिंग वहाँ पर 2 मंजिला या उससे ऊपर बनती है उसमें मानकों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग में दरार आ गई तो हम ये ना माने कि हम उसे फिलअप करने का काम हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट तो कंटिन्यू है, ट्रस्ट भी एक्टिव है।
तो वो दरार बढ़ेगी, उसमें रहना भी खतरनाक। और जो भी बिल्डिंग बने वो पूरी तरह से गवर्नमेंट से पास हो, और उसमें सभी मानक, सभी आपके को, और वहाँ पर कंडीशन क्या है नीचे, इसका पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए, तभी कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ होना चाहिए। यदि सॉफ्ट पर आप घर बना देंगे तो वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल डेंजरस हो जाता है। ये सब कुछ बहुत ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है और उसके लिए काम भी कर रही है, तो लेकिन आम आदमी को भी जुड़ना पड़ेगा उससे, और सबको, जो भी वहाँ प्रतिनिधि है उन सबको जुड़ना पड़ेगा, तब ये संभव हो पाएगा। मारवाड़ी जो इलाका वहां पर है, वहां की कुछ तस्वीरें मैं देख रहा था आज, तो उसमें क्या नजर आ रहा था कि जमीन तो दरक रही है लेकिन जमीन से पानी भी अब निकलने लगा है, और ये जो पानी निकल रहा है वो किसी सीवर का नहीं है, ये जमीन से ही पानी निकल रहा है। तो क्या स्थिति अब ज्यादा विकट होती हुई नजर आ रही है वहां पर? देखिए, ऐसा होता है कि जब दरारें पड़ जाती हैं वहां पर मूवमेंट है ट्रस्ट में। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। ट्रस्ट में, और वहां पर सपोज उसमें क्रैक्स आ गए हैं पूरे, तो जो वाटर प्रेशर होता है पीछे, जो भी वाटर चाहे स्लो कवर्ड से आ रहा हो, चाहे अंदर कोई स्टोरेज ऑफ वाटर हो, उसे सब बाहर निकलने का मौका मिल जाता है इस तरह के मूवमेंट में, तो वही पानी बाहर आ रहा है। तो क्या ये ज्यादा खतरा तो नहीं है इसकी वजह से? नहीं, देखिए, जितना भी स्टोरेज होगा वो बाहर निकलेगा, तब खतरा तो नहीं होगा, क्योंकि पासेज हो रहा है, निकासी हो रही है पानी की, कहीं पीछे स्टोर नहीं हो रहा है। नहीं तो और दूसरी स्थिति हो जाती है। तो इसमें बस ये है कि उसे पूरी तरह से साइंटिस्ट और गवर्नमेंट मिलकर उससे कंटिन्यूस वॉच करना होगा, है ना, कि जो भी सिचुएशन है अभी उसे पूरी तरह से वॉच करना होगा, क्योंकि एकदम से विस्थापित भी पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्हें सेफ जगह पर उनका पहुंचाना, लोगों को रखना, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है ना, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हैं। एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि क्या पानी कहीं ज्यादा इकट्ठा तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से जो है जमीन फटने लगी है और उसकी वजह से ओवरफ्लो पानी का हो रहा है? उसे स्टडी कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा, उसे स्टडी कर सकते हैं, पीछे कोई स्टोरेज तो नहीं, उसके फ्लो ऑफ वाटर, उसका जो निकलने का तरीका है पानी का, वो सारी स्टडी कर सकते हैं, और कर रहे हैं साइंटिस्ट, बाकी लोग कर रहे हैं इसमें, तो वास्तव में एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल जाएगा उसमें बहुत नहीं, लेकिन इस तरह सेंसिटिव होने की जरूरत है और वहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं इस तरह की, वो इस समय करने की जरूरत है। अभी जो तस्वीरें आ रही होंगी वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, डरने की बात है अभी वहां पर? हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, बताइए। जो तस्वीरें आ रही होंगी वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, हम भी लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या अभी डरने की बात है वहां पर, क्योंकि 500 से 600 मकानों में दरारें आ गई हैं सर? हाँ, तो मोमेंट होगा तो जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर होगा, नीचे सॉफ्ट सॉइल है, तो सर्टेनली दरारें आई जाएंगी। यदि अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर डिजाइन से नहीं घर बनाया तो सब में दरारें आ जाएंगी। क्या स्थिति डिफरेंशियल मोमेंट हो जाता है, और तो स्थिति बिगड़ने की संभावना नहीं है वहां पर? क्योंकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर हो सकते हैं वहां पर। हेलो, आपकी आवाज आप बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या इन तस्वीरों से डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आज इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगे आना होगा और सबको मिलकर गवर्नमेंट के साथ में कदम से कदम बढ़ाना होगा। ये बहुत नेचुरल डिजास्टर मानिए आप, बहुत ही भयंकर, बहुत बड़ा, तो इसमें सबको कदम से कदम मिलाकर डर से बाहर आना होगा और पैनिक की बजाय वहां पर कंस्ट्रक्टिव थॉट से काम करना होगा, तभी हम इससे बाहर आ सकते हैं इस समय डेंजरस सिचुएशन से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। कुलदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी डॉक्टर सुशील बता रहे थे कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लोगों की सामने आ रही हैं, लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बद्रीनाथ हाईवे लोगों ने जाम कर दिया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक तो नजर आ रहा है। कुलदीप, आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, कुलदीप से भी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो जो जोशीमठ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं डरा जरूर रही हैं, लेकिन इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर वहां पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि फिलहाल तो जो वैज्ञानिक वहां पर सर्वे करने के लिए भी पहुंचे थे, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि यहां पर डर से ज्यादा अगर अभी फिलहाल
सावधान रहने की जरूरत है और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। यानी कि जितने भी निर्माण कार्य वहां पर चल रहे हैं, फिलहाल सरकार को उस पर रोक लगा देनी चाहिए। और इस भूधसाव की एक तस्वीर आज सुबह भी सामने आई, जिसकी वजह से जो एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि रोपवे सेवा को भी बंद कर दिया गया है। तो जोशीमठ खतरे में जरूर है और यह खतरा सिर्फ जोशीमठ पर नहीं है। इस तरह की तस्वीरें अमूमन पहाड़ों से सामने आती रहती हैं, लेकिन जोशीमठ में स्थिति भयावह जरूर नजर आ रही है। पहाड़ में विकास को लेकर के जो शर्तें हैं, उन शर्तों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और अगर उन शर्तों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। एक बार फुल स्क्रीन आपको वो तस्वीरें हम एक बार दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर दरार पड़ी हुई है। ये आप देखिए खेतों में किस तरह से दरार पड़ी हुई है। फुल स्क्रीन आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। घरों की स्थिति क्या है इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। मकानों में दरारें पड़ी हुई साफ नजर आ रही हैं और ये छोटी मोटी दरारें नहीं हैं, बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये दरारें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इनका साइज, इनका ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिससे नाराज होकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये लोगों में गुस्सा केवल अभी का नहीं है, ये गुस्सा कई सालों का है, कई महीनों का है। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इस तरह की स्थिति आज पैदा हो रही है तो फिर समय रहते इस पर काम क्यों नहीं किया गया? क्यों पहाड़ को खोदने का काम लगातार सरकारों की ओर से किया जाता रहा? पहाड़ में बड़े बड़े विस्फोट करके पहाड़ को नुकसान पहुंचाकर विकास के नक्शे खींचने की कोशिश क्यों लगातार सरकारों की ओर से यहां पर की जाती रही है? को बचाना है और जोशीमठ को अगर बचाना है तो उसके लिए सबको साथ में आकर के कदम ताल करना होगा, साथ में आकर के इस आपदा का सामना करना होगा। हालांकि इस आपदा से फिलहाल के लिए भले ही निजात मिल जाए, लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया वो कब शुरू होगी ये भी देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि स्थिति भयावह बेहद विकट नजर आ रही है। खासतौर पर जो परिवार ढलान वाले इलाकों में रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द विस्थापित करने की जरूरत है और वैज्ञानिक भी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डीएम से रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि वो खुद समीक्षा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ कब पहुंचते हैं और उसके बाद सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस कदम यहां पर उठाए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि जोशीमठ को बचाने की सरकार की लोगों की यह मुहिम रंग लाएगी और ज्यादा लोगों को विस्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जोशीमठ में एक बड़ी आपदा आने वाली है? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।